तो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में हम अपना देखेंगे अपनी परफोरेशन, हमारी परफोरेशन क्या होती है। ठीक है, तो परफोरेशन बेसिकली हम इतनी बार पढ़ ही चुके हैं। ये मेरा क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ इसकी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं केसिंग में होल का बनाता हूँ, होल्स क्रिएट करता हूँ। होल, इन होल्स को क्या कनेक्शन बनाता हूँ मैं रिजर्वोयर और वेलबोर के बीच में, ताकि मेरा रिजर्वोयर से क्या वेलबोर के बीच में क्या ऑयल आ सके, ऑयल फ्लो हो सके। उसके लिए मेरे को कोई कनेक्शन चाहिए होता है। ड्रिलर क्या करेगा, केसिंग बिठाएगा, सीमेंटिंग करके छोड़ देगा। अब उस सीमेंटिंग में हम क्या करेंगे, परफोरेट करेंगे। इसी को कंप्लीशन बोलते हैं, कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपना एक कम्युनिकेशन बैठा रहा हूँ बिटवीन रिजर्वोयर एंड वेलबोर। परफोरेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन रिजर्वोयर एंड वेलबोर। ठीक है, तो परफोरेशन मेरी ये होती है बेसिकली होल्स क्रिएट करना। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे परफोरेशन गन कौन सी, हम कैसे परफोरेट करते हैं, गन कौन सी यूज करते हैं, उसके अंदर चार्जेस कौन से रहते हैं, चार्जेस इन द सेंस शॉर्ट, यानी कि ये होल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब देखेंगे अभी हम। ठीक है, परफोरेशन वाली वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम परफोरेशन, यानी कि हमारा वेलबोर में हम कम्युनिकेशन कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज परफोरेशन, या पर्पस क्या है मेरा परफोरेशन करने का। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन रिजर्वोयर एंड द वेलबोर। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया। ये तो सिंपल सा है कि मैं कम्युनिकेशन क्या करता हूं, एस्टेब्लिश करता हूं बिटवीन रिजर्वोयर एंड वेलबोर। केसिंग, रिजर्वोयर, क्या किया, परफोरेट कर दिया, होल्स क्रिएट कर दिए, ताकि मेरा रिजर्वोयर से वेलबोर में क्या हो सके, कम्युनिकेशन बन सके। ठीक है, क्लियर। रिजर्वोयर फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम रिजर्वोयर टू वेलबोर, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला बेसिकली वही लिखा हुआ है। ठीक है, कितने साइज के, एवरेज साइज ये होता है इसका, यानी 20 इंच तक पेनिट्रेट अंडर कर दे, फॉर्मेशन तक पेनिट्रेट कर जाती है। और जो होल होता है वो 0.4 इंच, 0.4 इंच से 20 इंच तक क्या कर देती है, पेनिट्रेशन कर देती है। जो होल होता है ना मेरा, 0.4 से या 20 इंच तक मेरी पेनिट्रेशन रहती है इसकी। ठीक है, तो ये मेरी थी परफोरेशन की सिंपल मेरी इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी बोला ही था वही दोबारा से लिखी है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये था। अब देखो मेरी क्या होता है, परफोरेशन गन रहती है इसी में ही, देखो अभी। ठीक है, ये मैं होल क्रिएट कैसे करता हूं, एक तरह से ना मैं क्या करता हूँ, एक गन होती है ना, जैसे मेरी गन होती है, जैसे फिल्मों वगैरह में, मूवीज वगैरह में गन होती है, वैसे ही होता है सेम। एक इस टाइप की एक रहता है, पाइप टाइप रहता है, समझो लो। इसमें क्या रहता है, होल्स रहते हैं। अब इसमें क्या करता हूं ना मैं, एक चार्जेस बढ़ता हूं, मतलब इनको लोड करता हूं, एक तरह से लोड करता हूं इसमें। अगर हम बुलेट परफोरेशन देखें तो बुलेट, मैं बेसिकली जो मेरी जो बंदूक वाली होती है ना, रिवॉल्वर, वही सेम मैं इसमें क्या एक तरह से एक बुलेट इंस्टॉल करता हूं। क्या कुछ एक्सप्लोसिव भरूंगा, सिंपल सी बात है, एक्सप्लोसिव क्यों, मेरे को हाई प्रेशर चाहिए, क्या फॉर्मेशन में जाने के लिए चाहिए, जो मेरे को यहाँ पे अगर मैंने बुलेट लगाई है। ठीक है, तो मेरे को हाई प्रेशर से वो फॉर्मेशन में जानी चाहिए, मेरी केसिंग को क्या होल क्रिएट, केसिंग और सीमेंट से होल क्रिएट करते हुए फॉर्मेशन तक मेरा क्या कनेक्शन बनाना। तो इस तरह की रहती है मेरी परफोरेशन गन, समझ रहे हो, ये मेरे होल्स रहते हैं, समझे। तो ये मेरी बेसिकली एक परफोरेशन गन रहती है, जो मैं किसमें, वेलबोर में नीचे लोअर करता हूँ, और फिर इनको मैं फायर करता हूँ। ऊपर क्या है, एक तार लगी रहती है जो इसको फायर करती है। एक्सप्लोसिव मेरा RDX टाइप लगा रहता है, RDX मेरा मेनली एक्सप्लोसिव यूज होता है, जो इसको क्या एक तरह से ब्लास्ट करने के लिए, वही सेम मैकेनिज्म रहती है जो रिवॉल्वर में रहती है। वो एक्सप्लोसिव नीचे जलेगा और वो क्या बुलेट या फायर करेगा किसमें, केसिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसकी जियोमेट्री देखते हैं अब, हमारी इनकी परफोरेटर की जियोमेट्री कैसे रहती है। ठीक है, ये मेरा टॉप व्यू है उस परफोरेटिंग गन का टॉप व्यू है, समझने वाली बात है, अच्छे से समझना। ठीक है, अगर मेरा शेप चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी 120 डिग्री, ये जो एंगल है ना 120 डिग्री, इनको मैं बोलता हूँ फेजिंग। इसी के हिसाब से मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने जो मेरे चार्जेस हैं, चार्जेस इन द सेंस ये वाले जो मेरी परफोरेटिंग, जो मेरे फायर होंगे, इनको मैं चार्ज बोलता हूँ, यानी चार्ज एक तरह से लोड हो चुके हो। ठीक है,
तो ये मेरी 90 डिग्री फेजिंग है, 60 डिग्री फेजिंग है, 45, इन फेजिंग में आती है मेरी गन। आपको बेसिकली एक सिलेंड्रिकल पाइप है ना, केसिंग है, केसिंग क्या मेरी सिलेंड्रिकल पाइप है, उसके अंदर मेरे को गन लोवर करनी है। गन लोवर करके मेरे को क्या करना है, फायर करना है। इसके अंदर मेरी गन लोवर करके मेरे को, ये मेरी केसिंग हुई और इसको मेरे को फायर करना है, ये मेरी केसिंग हुई, ये फायर करना है। टॉप व्यू है, टॉप व्यू यानी कि ऊपर से देख रहा हूँ, तो ये इस साइड फायर करेगा, इस साइड फायर करेगा, इस साइड, यानी कि 90 डिग्री पे अगर मेरा होल क्रिएट हो रहा है तो मैं बोलूंगा 90 डिग्री फेजिंग है। अगर मेरी केसिंग, ये केसिंग है, अब केसिंग गन मेरी अंदर गई और ये फायर कर रही है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो ऐसे, ठीक है, 60, 120, 180 और फिर 660, ठीक है। तो ऐसे होल क्रिएट होंगे 60 डिग्री एंगल पे, तो ये मैं बोलूंगा 60 डिग्री फेजिंग। तो ये मेरा टर्म आ जाता है व्हाट इज फेजिंग। फेजिंग मेरा एंगल होता है कितने परफोरेशन के बीच में, कि मेरे कितने होल पे, और ये मेरी क्या ज्यादा होल्स क्रिएट करने हैं। अगर मेरे को ज्यादा परफोरेट, अब होल नहीं बोलेंगे हम, टेक्निकल लैंग्वेज में परफोरेशन ही बोलेंगे, ठीक है, हाँ परफोरेशन ही बोलेंगे। तो हमारी अगर मेरे को ज्यादा परफोरेट करनी है तो मेरा क्या फेजिंग में बढ़ाता हूं, अगर मेरे को उस एरिया में, उस केसिंग में मेरे को ज्यादा होल चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी बेसिकली गन लो साइड परफोरेटिंग, मेरी गन ये वाली गन आई, देखो ये वाला वही गन आई है पाइप टाइप, इसमें चार्जेस है, ये नीचे की साइड ही है। अब ऐसे नहीं है, एंगल पे नहीं है, अब नीचे की साइड है, समझ रहे हो, सिर्फ एक ही साइड है, यानी लो साइड परफोरेटिंग, ऊपर ही नहीं है। ड्यूल स्ट्रिंग 120 डिग्री फेजिंग टू अवॉइड लॉन्ग स्ट्रिंग, ये मेरी एक और टाइप की कंप्लीशन हो गई। इसमें मेरी ड्यूल स्ट्रिंग है और ड्यूल स्ट्रिंग मेरी कंप्लीशन, ड्यूल स्ट्रिंग में मैं लोअर करके अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, क्या वेल, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मेरे को समझने वाली बात थी मेरी फेजिंग। फेजिंग मेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो चाहे, पर फेजिंग समझने वाली बात है मेरी, भाई फेजिंग क्या रहती है। फेजिंग अपनी नोटबुक में बना लेना, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, भाई मेरी फेजिंग क्या होती है, ठीक है। ये मेरी परफोरेटिंग गन की बात थी। अब परफोरेटिंग गन में ना, ये भी मैं मोटा मोटा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको, जिसमें आगे बताएं जो मेरे चार्जेस रहते हैं, बेसिकली जो मेरे चार्जेस रहते हैं ना, उसके जो मेन कंपोनेंट रहते हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो मेरा चार्जेस होता है ना, चार्ज होता है, मान लो ये मेरा चार्ज है, यहां से मेरे को ये फायर करना है, तो इसमें यहां पर एक छोटा सा एक्सप्लोसिव रहता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सप्लोसिव। ये मेरा किससे कनेक्टेड रहता है, एक वायर से कनेक्ट रहता है, किसी भी कनेक्शन से कनेक्टेड रहता है, तो ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। इसका काम होता है, यहां पर मेरा क्या होता है, सेकेंडरी एक्सप्लोसिव, जो ये भरा रहता है वो, इसका काम होता है प्राइमरी एक्सप्लोसिव को, इसका काम होता है कि मेरा इसको जलाना, सेकेंडरी एक्सप्लोसिव, क्योंकि इसका मेरा इग्निशन पॉइंट थोड़ा हाई रहता है। तो डिटोनेटर हो गया मेरा प्राइमरी हाईली एक्सप्लोसिव विच इज इग्नाइटेड बाय हीट और शॉक, जो कि मेरा वायर से आएगा, ठीक है, मतलब एक तरह से सिग्नल, हीट और शॉक मेरा एक सिग्नल है, जो ये प्राइमरी एक्सप्लोसिव हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव, सेकेंडरी हाई एक्सप्लोसिव डिटोनेटर, ये मेरा जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव, ये मेरा आरडीएक्स वगैरह बहुत अच्छी क्वांटिटी में भरा रहता है। अब क्या होगा, जब ये ब्लास्ट होगा ना तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। मान लो अगर मेरी बुलेट है ना, तो बुलेट जो मेरी गन में रहती है वही सेम बुलेट वाली ही रहती है, तो ये मेरी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से क्या रिलीज होके क्या जाएगी, फॉर्मेशन की तरफ जाएगी, मेरी केसिंग में परफोरेट करती हुई, सीमेंट को परफोरेट करती हुई मेरी केसिंग में फॉर्मेशन में चली जाएगी। तो बेसिकली ये तीन कॉम्पिटिशन रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो मेरी बुलेट रहती है। अब जैसे अपने अगर किसी ने वेपन्स या वो वगैरह देखे होंगे तो उसमें भी ऐसे ही रहता है, जो अपनी गन रहती है उसमें एक ये रहता है शेल, शेल बोलते हैं जिसको हम। इसमें मेरा क्या बारूद बड़ा रहता है, यानी कि यही आरडीएक्स टाइप, हम वेल बोर्ड में बेसिकली आरडी, वो भी सेम। यहाँ पर मेरा ट्रिगर होता है, जो ट्रिगर इसको स्ट्राइक करता है और ये ब्लास्ट होता है, ये जलता है, और इसको हाई प्रेशर से जो मेरी आगे बुलेट लगी रहती है ये निकल के यहाँ से डिटैच होके इसको पूरी हाई प्रेशर से निकल जाती है, और ये मेरा शेल क्या हो जाता है, ये रिलीज हो जाता है जब हम रिलोड करते हैं शेल नीचे की। तो ये बेसिकली वही चीज है अगर हम बुलेट परफोरेशन देखें। तो ये मेरे तीन कंपोनेंट्स रहते हैं बेसिकली चार्ज के। परफोरेटर बोलते हैं जिसको हम, परफोरेटर जो मेरा चार्ज है, जो मेरा ये वाली चीज, इतना इसका एक ये वाला पॉइंट, ऐसे ऐसे काफी सारे परफोरेटर्स लगे रहते हैं।
एक परफोरेटिंग गन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम परफोरेशन में। तो परफोरेटिंग गन मैंने बता दिया, परफोरेटिंग गन आपको एक्सप्लेन कर दिया। परफोरेटिंग गन क्या होती है, मेरी जो मेरी परफोरेट को अपने वेलबोर में नीचे क्या पहुंचाए और वहां से मेरे को फायर करे। डिफरेंट शेप ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव की डिफरेंट शेप रहती है। एक्सप्लोसिव चार्ज की, एक्सप्लोसिव तो मेरे RDX वगैरह हुआ, वो तो केमिकल हुआ। डिफरेंट साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन इज अवेलेबल, डिफरेंट फेजिंग, फेजिंग वगैरह आपको बताइए वो भी अवेलेबल है। डायमीटर ऑफ गन भी मेरी क्या हो जाती है, डिसाइड होती है, और वो किससे, वेलबोर कंडीशन पे डिसाइड होती है। डायमीटर ऑफ गन इज यूज्ड इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ वेलबोर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन इम्पोज। तो जो मेरी गन होती है ना, बेसिकली ये मेरी अगर वेलबोर में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। अगर मेरा वेलबोर खुला है, मान लो मेरे को केसिंग से ही वो करनी है, केसिंग के थ्रू लोअर करी तो मेरी अच्छे खासे डायमीटर की चली जाएगी। एक होता है मेरा, अगर मैंने केसिंग गन लोअर कर दी, लोअर तो नीचे कर दी पर ऊपर नहीं खींच सकता मैं, चलो ये आगे देखेंगे, ऊपर नहीं खींच सकता तो मैं क्या करता हूँ, उस केसिंग गन को ही वहीं पे ही खत्म कर देता हूँ, वहां पे ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ताकि मेरे को ऊपर उसको पुल आउट करने की जरूरत ना पड़े। उसको बोलते हैं, वो देखते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा परफोरेटिंग गन किस पे डिपेंड करती है, जो मेरी वेलबोर कंडीशन पे होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये अपने को क्लियर, ये मैंने जो बोलना था वही लिखा हुआ है। ये मेरी वो ऊपर से टॉप व्यू एक तरह से अच्छे से दिखाया हुआ है। ये मेरी परफोरेटिंग गन, अगर मेरी ये ऑफ सेंटर हो जाए, ऑफ सेंटर, समझ रहे हो, मतलब सेंट्रलाइज रहनी चाहिए। अगर मेरी ऑफ सेंटर हो गई ना तो इस साइड तो मेरी हाई पेनिट्रेशन हो जाएगी, इस साइड मेरा सीधी सी बात है स्पेस ज्यादा है तो लो पेनिट्रेशन हो जाएगी। ये टॉप व्यू दिखाया है किसका, पेनिट्रेशन का। फेजिंग 90 डिग्री की फेजिंग है, क्या हो रखा है इसमें, ऑफ सेंटर हो रखी है। ये वाली जो परफोरेटिंग गन है ना टॉप व्यू, ये इसको इधर की साइड टच हो गई केसिंग की, तभी मैं क्या रखता हूँ, परफोरेशन हमेशा सेंट्रलाइज रखता हूँ। अगर मेरी इस साइड एक वॉल को टच हो गई तो वहां तो मेरी अच्छी खासी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, और यहाँ पर मेरा हाई क्लियरेंस है, स्पेस है, तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, कम पेनिट्रेशन होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई, टॉप व्यू का मेरी सेंट्रलाइज रहनी चाहिए परफोरेटिंग। अब देखते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ परफोरेटिंग गन। केसिंग गन, अब अगर आपको केसिंग है ना, पूरी केसिंग अवेलेबल है ओपन, उसमें ट्यूबिंग वगैरह कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, वायर लाइन पे अपनी परफोरेटिंग गन टांगोगे और उसको क्या कर दोगे, नीचे लोअर कर दोगे, क्या कर दोगे, रनिंग इन कर दोगे। तो इसका क्या फायदा रहता है, इसमें जो मेरा केसिंग का डायमीटर है, परफोरेटिंग गन का डायमीटर है ना, वो अच्छा खासा मेरे पे हाई में, मेरे कंट्रोल में रहता है, यानी कि मैं अच्छे खासे चार्जेस लगा सकता हूँ। तो बड़ा डायमीटर वाली परफोरेटिंग गन भी क्या यूज कर सकता हूँ केसिंग में। तो जो मेरी बेसिकली जो केसिंग गन रहती है ना, वो डायमीटर उनका क्या रहता है, ज्यादा रहता है केसिंग गन वाली को, समझ रहे हो, डायमीटर ज्यादा रहता है मेरी केसिंग गन का। क्यों, क्योंकि वो केसिंग में भी यूज हो सकती है, सिंपल, ठीक है। एक्सपेंडेबल गन, यही मैं बोल रहा था, एक्सपेंडेबल गन। अगर आपके वेलबोर में रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं और आपका ऐसा है कि आपने परफोरेटिंग गन लोअर तो कर दी, पर उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, उसमें रिट्रीव करने में बहुत परेशानी होगी अगर एक बार फायर हो गई और रिट्रीव करने। तो मैं एक्सपेंडेबल गन यूज करता हूँ। एक्सपेंडेबल गन क्या होती है, जैसे जैसे मेरे चार्जेस फायर होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और डेब्रिस बन के ना नीचे वेलबोर में, नीचे एक तरह से राख जो होती है, एक तरह से राख बन जाएगी और उसके जो डेब्रिस, उसको डेब्रिस बोलेंगे, वो नीचे मेरी क्या, नीचे सेटल हो जाएगी। तो ये मेरी होती है एक्सपेंडेबल गन। ये नोट्स में लिख लेना, 1 2 3 रिट्रीवेबल गन नाम से ही पता लग रहा है, जो मेरी रिट्रीव हो सके, जहां पर मेरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने नीचे लोअर करी, फायर करी और रिट्रीव कर ली, और उसमें फिर दोबारा से मैं ये रीयूजेबल रहती है, इसमें मैं दोबारा से क्या परफोरेशन डाल के अपना रीयूज कर सकता हूँ, इसको दोबारा से चार्ज कर सकता हूँ, लोड करके दोबारा से इंस्टॉल। हाई शॉर्ट डेंसिटी गन, वही अगर मेरे को शॉर्ट्स बनाना है, शॉर्ट्स इन द सेंस मेरा पर फुट, ये होती है ना परफोरेशन, स्पॉट्स पर फुट, अगर ये मेरे को ज्यादा करने हैं तो मैं हाई शॉर्ट डेंसिटी गन यूज करता हूँ, यानी कि मेरी परफोरेशन स्पॉट्स पर फुट, यानी मेरे कितने परफोरेटिंग है पर फुट में, परफोरेशन है मेरी कितने पर फुट, मान लो 3 है
तो मेरी लो शॉट ये वाली गन यूज हो जाएंगी 3 या 4 में। पर मेरे को अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट, तो हाई शॉट डेंसिटी गन यूज करता हूं मैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा एक एक करके, ये मैंने बता ही दिया आपको, अब एक एक करके देख लेते हैं हमारी केसिंग गन वगैरह कैसे रहती है, ठीक है। तो मेरी केसिंग गन क्या हुई है, लोअर थ्रू केसिंग पॉइंट, केसिंग गन ऊपर हेडिंग डालना, पहला पॉइंट लोअर थ्रू केसिंग, लास्ट डायमीटर केसिंग, टिपिकल साइज 3 to 5 इंच, ठीक है। समझने वाली बात समझ चुके हैं हम। केसिंग गन बेसिकली हमारी केसिंग के थ्रू लोअर होती है, उसका डायमीटर ज्यादा रहता है, ठीक है। एक्सपेंडेबल गन, क्या बोला था एक्सपेंडेबल गन, अगर मेरी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा, परफोरेटिंग गन असेंबली विच डिसइंटीग्रेट्स अपॉन फायरिंग एंड क्रिएटिंग फाइनर डेब्रिज। जो मेरी फाइनर डेब्रिज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर मेरी वेल्बो रिस्ट्रिक्शन अलाउ ओनली लिमिटेड एक्सेस, मेरी परफोरेटिंग गन नीचे चली गई पर ऊपर ले जाने के, ऊपर खींचने के लिए मेरे को वही जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तब मैं एक्सपेंडेबल गन यूज करता हूँ कि मेरी वो वहीं पे ही खत्म हो जाए, वहीं पे वो क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, वहीं पे डेब्रिज घटे। लाइट एंड सिंपल इन डिजाइन, सिंपल रहती है, लाइट रहती है, क्योंकि मेरे को ज्यादा मटेरियल यूज नहीं करता, क्योंकि फायर करने पे मेरी क्या एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, ठीक है। डिसइंटीग्रेट, एक्सपेंडेबल, ये रहती है मेरी एक्सपेंडेबल गन। तो इसमें सिंपल मैंने क्या स्टील प्लेट्स लगा दी है एक तरह से सिंपल, जो कि मेरी क्या डिसइंटीग्रेट हो जाए आसानी से, ठीक है। ये मेरी 90 डिग्री फेजिंग के साथ, ये एक साइड की फेजिंग, ऐसे करके मेरा ऐसे करके, मतलब इस साइड भी प्लेट, इस साइड भी प्लेट, इस साइड भी प्लेट, इस साइड भी प्लेट, और ऐसे मेरी क्या परफोरेटिंग गन रहती है। ये मेरा 90 डिग्री फेजिंग और ये सिंगल प्लेट में दिखाई है, ठीक है। परफोरेटिंग चार्ज, ये मेरा चार्ज है जो फायर होगा, ये जो मेरी वायर है वो ये चार्ज है, चार्ज है जो फायर होगा। वायर कौन सी है, इसको बोलता हूं मैं डिटोनेटिंग कोड, यानी कि इसको जो डिटोनेट करेगी। और ये मेरा एक्सपेंडेबल कैरियर स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है जो कि मेरी सिंपल सी एक प्लेट है जो मेरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी किस पे, परफोरेटिंग गन फायर करने पे। रिट्रीवेबल गन कैन बी रिट्रीव्ड आफ्टर फायरिंग, जनरेट्स लेस डेब्रिज, डेब्रिज तो क्रिएट होंगे नहीं क्योंकि मेरा फायर हो रहा है, वो सिंपल मैं रिट्रीव कर ले रहा हूँ। गन बॉडी डैमेज इज लेस, देन जो मेरी गन की बॉडी है उसकी डैमेज क्या होगी, लेस होगी। और कैन बी रीयूज और रीलोड, कैन बी रीलोड, ठीक है। तो ये मेरी हो गया रिट्रीवेबल गन। ये मेरी गन्स की टाइप पढ़ रहे हैं हम, गन्स की टाइप। और जो मैंने वो आपको बताया था लास्ट वाली, हाई शॉट डेंसिटी गन हैविंग मोर देन 4 शॉट्स पर फुट, यानी कि 4 SPF से अगर मेरा ज्यादा है, ठीक है, तो मेरी क्या होगी, हाई शॉट डेंसिटी गन। इंप्रूव्स द फेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफोरेशन अराउंड द वेलबोर, फेजिंग इंप्रूव कर देगी क्योंकि मेरी, और वेलबोर से रिजर्वायर के साथ कनेक्शन अच्छा वो क्या कर देगी, एस्टैब्लिश कर देगी। एनेबल्स इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परफोरेशन अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द केसिंग और लाइनर, वही चीज है, ठीक है, जो मैंने बोला है। ये मेरी हाई शॉट डेंसिटी गन हो गई, इसमें मेरे जो शॉट्स हैं वो 4 शॉट्स पर फुट से ज्यादा, ठीक है। तो ये मेरी क्या थी, गन्स थी। गन्स के टाइप अब हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं हमारी परफोरेटर्स, जो मेरे परफोरेटर्स रहते हैं उनकी टाइप, या परफोरेशन मेथड भी बोलेंगे ने भाई, मेरा परफोरेशन मेथड्स किस किस के रहते हैं, और या फिर परफोरेटर्स यानी कि जो मेरे चार्जेस रहते हैं वो कैसे होते हैं। तो बेसिकली मेरे ये 4 तरह के चार्जेस होते हैं। मेनली मैं ये जेट परफोरेशन यूज करता हूँ, अभी वो देखेंगे। तो बुलेट परफोरेशन, जो मैंने अभी तक आपको बताया था कि बुलेट फायर होती है, ठीक है, उसमें से मेरा बुलेट फायर होती है, प्राइमरी एक्सप्लोजन। जेट परफोरेशन में एक जेट फायर होता है, एक लाइनर रहता है मेटल का, वो फायर होता है, वो होल क्रिएट करता है। ये देखेंगे हम, ये अभी आप उसमें लिख लो हेडिंग में, ठीक है। अभी एक एक करके देखेंगे। हाइड्रोलिक सैंड जेट परफोरेशन, सैंड मैंने क्या बताया था, सैंड मेरा एज रहता है, वो क्या रहता है, वियर कर सकता है आसानी से। अगर मैं उसको फ्लूइड में मिक्स कर दूं और उसको पूरे प्रेशर से अगर मैं केसिंग पे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करूं, तो वो वहां पे क्या होल परफोरेट कर सकता है, इतनी वो ताकत रहती है उसमें, ठीक है। अगर मैं अच्छी खासी परफोरेशन, तो वही है मेरी वही मैकेनिज्म। और मैकेनिकल कटर, यानी ये तो मैं कम यूज करता हूँ। मैकेनिकल कटर यानी कि सिंपल जो मेरे ड्रिल बिट्स वगैरह रहती हैं उनसे
किसी तरह से मैं ड्रिल बिट्स वगैरह जो मेरी, एक तो ड्रिलिंग वाली ड्रिल बिट्स हो गई, और एक होती है जैसे मैं घरों में जैसे हमें कोई या कुछ टांगना होता है, जब हम ड्रिल करते हैं ड्रिल बिट लेके आते हैं, जो मशीन रहती है जो ड्रिल करने वाली मशीन रहती है उसको पकड़, जैसे बोर्ड है, बोर्ड भी टंगा हुआ है, वो ड्रिल बिट मार के ही वॉल में वैसे ही सेम, अगर मैं मैकेनिकल कटर उन्हें बोलते हैं, वैसे ही अगर मैं नीचे ले जाके किसी तरह से मैं ड्रिल कर दूं किसमें, केसिंग और सीमेंटिंग से, तो मेरा परफोरेशन करना है। तो अब देखते हैं हम एक एक करके कैसे कैसे रहता है। देखो ये मेरा चार्ज, ये एक्सप्लोसिव, और यहां से मेरी क्या आ गई, ये बुलेट जा रही है। देखो बुलेट परफोरेशन देख रहे हैं हम सबसे पहले, फर्स्ट बुलेट परफोरेशन, केसिंग सीमेंटिंग, और ये मेरी क्या जा रही है, बुलेट जा रही है। ठीक है, बुलेट जा रही है किसमें, केसिंग और सीमेंटिंग को क्रिएट करती हुई फॉर्मेशन में, और मेरा क्या हो गया कनेक्शन। ये मेरा एक तरह से इमेज है बुलेट परफोरेशन। क्या क्या रहता है ये मैंने अभी आपको बताया ही था, डिटोनेटर, प्राइमरी हाईली एक्सप्लोसिव, प्राइमोगोड, सेकेंडरी हाई एक्सप्लोसिव, एंड बुलेट्स और शेप चार्ज, जो मेरी बुलेट जो मेरी फॉर्मेशन में जाती है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो मेरी बुलेट है वही सेम वाला जो मैंने डायग्राम बताया था। यहां पर मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी और ये मेरी बुलेट। ठीक है, ये सारी हाईली कॉन्फ़िगरेशन रहती है, बहुत तरह की बुलेट, इवन बुलेट भी है ना, जो बुलेट भी, वो भी बहुत तरह की शेप में आती है। कुछ इस तरह की शेप में आती हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे ट्रुथ की शेप में आती है, ऐसे क्योंकि कुछ ऐसे आती है। तो ये हाईली कॉन्फ़िगरेशन चीजें रहती है। ठीक है, अपने हिसाब से कैसे भी मैं कॉन्फ़िगरेट कर सकता हूँ इसे। तो मेरी बुलेट परफोरेटर तो हमने देख लिया। एक और बात, बुलेट परफोरेटर का ना एक नुकसान है जी, ये मेरी जा रही है ना बुलेट जो जा रही है, ये बुलेट जाएगी फॉर्मेशन में, होल क्रिएट कर देगी, और यहाँ पे कहीं आके रुक जाएगी बुलेट। अब ये बुलेट वापस तो नहीं आएगी, तो एक तरह से क्या कर रही है, इसको ब्लॉक कर दे रही है, मेरे स्किन यानी डैमेज कर दे रही है, मेरे अंदर ही रुक जा रही है वो बुलेट। इस कारण के लिए, सिर्फ इस कारण के लिए बुलेट परफोरेशन का आज के जमाने में यूज बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम यूज होता है इसका। ठीक है, मेनली मेरा जेट परफोरेशन का यूज होता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस देखते हैं मेरी बुलेट की। लो कॉस्ट है, मेनली जेट यूज करता हूं, तो जेट से कंपैरिजन कर रहे हैं। लो कॉस्ट है मेरी बुलेट कॉज फॉर्मेशन फ्रैक्चरिंग दैट में इंक्रीज द परमेबिलिटी, यानी कि एक तरह से फ्रैक्चर क्रिएट कर सकती है। जब मैंने बुलेट फायर करी तो फ्रैक्चर वगैरह क्रिएट कर सकती है, जब मेरी उसमें जा रही है। कंटेन राउंड होल्स बनाती है मेरी, इट इज पॉसिबल टू कंटेन राउंड बर्लेस होल्स, यानी कि बिल्कुल राउंड विद बुलेट्स विच इज डिजायरेबल टू ट्रीट अ परफोरेटेड सेक्शन सेलेक्टिवली बाय प्लगिंग सम ऑफ द परफोरेशन टेम्परेरी विद स्मॉल बोल्स। यानी कि जो मेरी परफोरेशन है ना, ये बेसिकली अगर मेरे को एक को ट्रीट करना है ना, तो मैं एक बॉल, सील बॉल वगैरह, वो वहां पे जाके मेरी क्या सेट हो जाएगी, एक तरह से ब्लॉक कर देगी, तो मैं नीचे वाली परफोरेशन को, तो एक तरह से ये मेरी सिलेक्टिवली ट्रीटमेंट रहती है। इसकी डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताई। डिसएडवांटेज मेरी क्या है, बुलेट कॉज फ्रैक्चरिंग ऑफ सीमेंट फॉर्मेशन, दिस इज द डिसएडवांटेज परफोरेटिंग थिन जोन। यानी कि अगर मेरी बुलेट जो मैं फायर कर रहा हूँ ना, वो सीमेंटिंग में क्या कर रही है, जो मेरा सीमेंट है ना, सीमेंट ये वाला सीमेंट, इसमें फ्रैक्चर क्रिएट कर दे रही है। इसमें अगर फ्रैक्चर क्रिएट हुआ तो मेरा ऑयल या फिर वाटर, कुछ भी अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, यानी कि मेरे केसिंग लीकेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी। तो ये बेसिकली मेरा ये बुलेट का पहला डिसएडवांटेज। फ्रैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में कॉज चैनलिंग ऑफ अनवांटेड फ्लूइड्स इनटू द फॉर्मेशन, ये इसी का ही पार्ट है जो मैंने बोला, फ्रैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। बुलेट में नॉट बी यूज्ड इन हाई टेम्परेचर, इसमें जो मेरा एक्सप्लोजिव रहता है ना, जो बुलेट वाला रहता है, अगर मेरे नीचे हाई टेम्परेचर वेल है तो वहां पर ये अपने आप ही फायर हो जाती है, अपने आप ही इग्नाइट हो जाती है। तो बुलेट गन कभी मैं हाई टेम्परेचर वेल्स में कभी यूज नहीं करता हूँ। ये मेरा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हम बुलेट परफोरेटिंग गन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यूजली दिस पिस्टल पाउडर यूज्ड इन बुलेट परफोरेटर इज लिमिटेड टू अबाउट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से मेरा अगर ज्यादा हुआ तो अपने आप ही फायर हो जाता है वो, यानी कि पोजीशन पहुंचने से पहले ही अपने आप ही फायर हो जाएगा। बुलेट यूजली डू नॉट अटेन एज डीप एज परफोरेशन, पेनिट्रेशन इसकी मेरी डीप नहीं है।
ठीक है। और जो मेरा इंपॉर्टेंट था वो पॉइंट था मेरा क्या, कि मेरा अंदर बुलेट थी, वो अंदर फॉर्मेशन को डैमेज कर दे रही थी, बुलेट मेरी अंदर रह जा रही थी। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि मेरा हाई टेम्परेचर पे हो जाती है। और एक पॉइंट जो मैंने मुंह पे बोला है मैंने, कि क्या अंदर जो मेरी बुलेट है ना, जो अंदर फॉर्मेशन में आ जाती है, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई, बुलेट की डिसएडवांटेजेस हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जेट परफोरेटर्स। जेट परफोरेटर क्या रहता है, अभी तक हमने बुलेट, ये होता है मेरा जेट परफोरेटर। जेट परफोरेटर बेसिकली मेरा क्या रहता है, ये तो मेरा डिटोनेटिंग कोड हो गया, प्राइमरी चार्ज, ये मेरा छोटा सा एक्सप्लोजिव हो गया जो प्राइमरी, जो किसको क्या करेगा, जो मेन एक्सप्लोजिव है उसको इग्नाइट करेगा, ठीक है। ये मेरा एक चार्ज है, चार्ज परफोरेटर है, समझो इसको। डिटोनेटिंग कोड, प्राइमरी चार्ज, मेन एक्सप्लोजिव चार्ज। जब ये ब्लास्ट होगा ना, तो ये जो होता है ना, बुलेट की जगह ये होती है मेरी, इसमें लाइनर बोलते हैं इसको, लाइनर। ये मेरा मेटल का बना रहता है, मेटल का क्रस्ट, मेटल क्रस्ट मेटल का बना रहता है, कॉन शेप मेटल लाइनर। ये ऊपर हो गई मेरी केसिंग, इसको जो होल्ड करे हुई है, ठीक है। तो जब ये ब्लास्ट होता है ना, ये मेटल की जो मेरा लाइनर रहता है ना, ये फायर होता है फॉर्मेशन के अंदर, कुछ इस तरह से, समझ रहे हो। ये मेटल है, इसको बोलते हैं कैरेट शेप। ये यहां से फोल्ड होके जो लाइनर है ना, एक तरह से इतना प्रेशर बन जाता है ना, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जो मेटल, जो क्रश मेटल रहता है, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और ये ऐसे कुछ फोल्ड होके, अभी फिगर में दिखाते हैं कैसे होता है। तो ऐसे कुछ फोल्ड होके मेरा फॉर्मेशन में क्या कर देता है, होल क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो जेट परफोरेटर बेसिकली मेरा ये ऐसे रहता है। ये एक और डायग्राम है जेट परफोरेटर का, ये दिखाना है मुझे आपको, क्या दिखाना है, हाँ ये देखो, ये लाइनर है। अब मेरा क्या हुआ, फायर हुआ, तो ये जो लाइनर है ना, ये ऐसे करके कैरेट शेप बोलते हैं इसको बेसिकली हम। एक तरह से मेरा लाइनर है जो अंदर की तरफ फायर होगा। कैसे फायर होगा, ऐसे, ये मैं ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड होता चला जाएगा और मेरा फायर हो जाएगा इस तरह से। और ये मेरा जो इमेज बनी हुई है, ये मेरी उसी की बनी हुई है, जेट परफोरेटर की, ठीक है। लाइनर मेरा ये, ठीक है। ये मेरा नीचे क्या एक्सप्लोजिव है। तो वापिस आते हैं, तो इट यूजेस शेप चार्ज कंटेन्ड इन अ परफोरेटिंग गन असेंबली। इट यूजेस अ शेप चार्ज, गन असेंबली इज प्लेस्ड इन वायर लाइन ट्यूबिंग डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। हाई प्रेशर जेट पेनिट्रेट्स द केसिंग, ये तो ऊपर वाली तो मेरी परफोरेशन की है। हाई प्रेशर जेट विल पेनिट्रेट द केसिंग और लाइनर टू शूट इनटू द रिजर्व फॉर्मेशन टू फॉर्म चैनल, ठीक है। लाइनर, हाई प्रेशर जेट, जो मेरा जेट, जो लाइनर का जेट बनेगा ना इतने प्रेशर पे, वो मेरा क्या होगा, ट्रेवल करेगा फॉर्मेशन में। तो बेसिकली मेरे इसके क्या पार्ट रहता है, आउटर केस, केसिंग जो मैंने बताया था, एक्सप्लोजिव, प्राइमरी एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी प्राइमर को, ये प्राइमरी एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी को एक्सप्लोजिव, और मेटालिक लाइनर मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको फिगर बताई, ये वाली फिगर भी बताई, सिंपल वही बूस्टर, अपना प्राइमरी एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजिव कोनिकल लाइनर रहता है मेरा लगा हुआ, कोनिकल शेप का रहता है, उसमें इमेज में आपको दिखाया अभी तक, कोनिकल शेप का रहता है, ठीक है। तो लाइनर क्या होता है, लाइनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द चार्ज। द फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द शेप चार्ज इज लार्जली डिक्टेटेड बाय द लाइनर। जैसे मेरी बुलेट बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन में रहती है, लाइनर भी वैसे ही बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। ये मैं डिसाइड करता हूँ अपने वेलबोर के हिसाब से कि मेरे को कौन सा सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस। तो मेरा जो फाइनल परफॉर्मेंस है ना, वो लाइनर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बेसिकली वही मेरा होल क्रिएट कर रहा है, वही मेरा परफोरेट कर रहा है, तो उसी की परफॉर्मेशन, और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अपनी वेलबोर कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अ ब्लेंड ऑफ वेरियस मेटालिक पाउडर्स आर कंप्रेस्ड टू फॉर्म लाइनर। लाइनर होता है क्या, जो मैंने बोला था, क्रश करे हुए मेटल रहता है, यानी कि ब्लेंड ऑफ वेरियस मेटालिक पाउडर्स आर क्रश्ड टू फॉर्म लाइनर टू अवॉइड स्लग ऑब्स्ट्रक्शन इन परफोरेशन, ठीक है। तो वो मैं अगर फायर करता हूँ, वो मेरा एक तरह से लिक्विड स्टेट अटेन कर लेता है, इतने प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, और वो एकदम से क्या केसिंग और सीमेंटिंग को परफोरेट करता हुआ निकल जाता है।
This allows the slug to disintegrate the explosion. Liners are formed from mixture of copper, lead, zinc. ये मेरी लाइनर की वो है, मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है. Density distribution and dimension of the liner is highly controlled to maintain consistent and high performance. ये वाला ही वही पॉइंट कि मैं उसको अपने वेलबोर के हिसाब से कंट्रोल करता हूँ, कॉन्फ़िगरेट करता हूँ. ठीक है, तो ये अपने को हो गया लाइनर की. ये आप पॉइंट से लिख लेना अपने नोटबुक में कि लाइनर मेरा क्या रहता है. ये वही जेट परफोरेटर, ये गन सा ही फायर हुआ, होल क्रिएट हो गए, और ये मेरा क्या ऑयल क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. ये वही उसके स्टेप्स बताए हुए हैं. ठीक है, डिटोनेटिंग कोड, केसिंग, प्राइमर यानी प्राइमरी एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव जो मेरा मेन एक्सप्लोजिव है, कॉनिकल लाइनर. कॉनिकल लाइनर क्या होगा, ये फायर होगा, फायर होने के बाद मेरा क्या करेगा, उसमें क्या क्रिएट कर देगा, आपके रिजर्वायर में परफोरेट कर देगा ये लाइनर जाके. ठीक है, ये बता दिया. ये वही कॉनिकल लाइनर, एक्सप्लोजिव, ये वाला केसिंग, केसिंग के अंदर मेरा एक्सप्लोजिव जाएगा और ऊपर से क्या लग जाएगा, लाइनर लग जाएगा, और मेरा क्या होगा, फायर होगा. एडवांटेजेस ऑफ जेट परफोरेटर, सबसे बड़ी जो मेरी टेम्परेचर वाली दिक्कत थी, इसमें टेम्परेचर वाली दिक्कत क्या हो गई, दूर हो गई. कैन बी यूज अप टू 350 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, जैसे बुलेट वाले में थी. इसका मेरा जो रहता है ना, वो शार्प फायरिंग रहती है, यानी कि ये मेरी जो सीमेंटिंग में जो मेरी फ्रैक्चरिंग वगैरह होती है ना, उसको इतना नहीं होने देती है. सिंपल जो मेरा स्टेट एकदम क्लीन होल क्रिएट करती है. शेप चार्ज कोज लिटिल फ्रैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, सो दे मे बी यूज्ड इन शूटिंग थिन जोन्स और इन मार्केटिंग वाटर शट ऑफ टेस्ट. ठीक है, many more shots can be fired in one trip in the hole. For perforating long section, this advantages may be sufficient to make jets cheaper than guns. ठीक है, शेप चार्ज पेनिट्रेट डीपर देन बुलेट. बुलेट की मेरी एक और डिसएडवांटेज थी, क्यों, उसकी पेनिट्रेशन कम थी, इसकी पेनिट्रेशन मेरी ज्यादा है. इन ऑपरेशन वेयर इट इज नेसेसरी टू वर्क थ्रू ट्यूबिंग, शेप चार्ज must be used. Bullet guns of less than 3-inch diameter are not effective for perforating. बुलेट गन जो होती है मेरी, अगर इन ऑपरेशन वेयर इट इज नेसेसरी टू वर्क थ्रू ट्यूबिंग, शेप चार्ज मस्ट बी यूज, मतलब जो ट्यूबिंग, थ्रू ट्यूबिंग यहां कोमा है, शेप चार्ज मस्ट बी यूज. अगर मैं ट्यूबिंग के थ्रू परफोरेट कर रहा हूं तो मेरा शेप चार्ज जो मेरी जेट परफोरेशन, बुलेट गन मेरी क्या, बुलेट गन मेरी इफेक्टिव नहीं रहेगी अगर मैं किसके नेसेसरी वर्क टू थ्रू ट्यूबिंग, शेप चार्ज मस्ट बी यूज. Bullet guns of less than 3-inch diameter are not effective for perforating. ये वो मेरी फॉर्मेशन के अंदर सिंपल सी बात है, क्या एंटर नहीं कर पाई. तो ये मेरी सिंपल सी अपनी एडवांटेजेस थी जेट परफोरेटर की, जो मेरी बुलेट की थी वो सारी दूर हो गई. अब आता है मेरा तीसरा, बुलेट हो गया, जेट हो गया. अब मेरा तीसरा पॉइंट आता है मेरा हाइड्रोलिक परफोरेटर. हाइड्रोलिक परफोरेटर इन द सेंस कटिंग एक्शन, वही जो मैंने बताया था. अब क्या करेंगे, हम फ्लूइड लेंगे, कुछ भी लिक्विड, वाटर, और वाटर में क्या करेंगे, सैंड मिला देंगे. सैंड क्या होता है, मेरा वियर करता है अच्छे से. अगर मैं उसको हाई प्रेशर से अगर मैं मेटल पे मारूं तो वहां पे क्या क्रिएट कर देगा, मेरा होल क्रिएट कर देगा. ठीक है, समझ रहे हो, इतनी सी बात है सिंपल सी कि कटिंग एक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय एजिंग सैंड लेडन फ्लूइड थ्रू एन ओरिफिस अगेंस्ट द केसिंग. ओरिफिस होता है मेरा छोटा सा होल, यानी कि एक नोजल टाइप होल, जो मेरा एकदम से क्या हाई प्रेशर फ्लूइड मेरा क्या उसमें क्या करेगा, पंप करेगा. पेनिट्रेशन उसमें केसिंग की तरफ क्या करेगा, फोकस करेगा, जिससे मेरा होल बन जाएगा. पेनिट्रेशन इज ग्रेटली रिड्यूस एज वेल एज वेल बोर प्रेशर इज इंक्रीज टू 300 psi और मोर. पेनिट्रेशन जो होता है ना मेरी, इसकी कम रहती है, पेनिट्रेशन मेरी बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू जेट, क्योंकि मेरा हाइड्रोलिक है, वो कितनी आगे तक जा पाएगा मेरा फॉर्मेशन में. इतना ज्यादा प्रेशर आप मतलब पेनिट्रेट तो कर जाएगा, पर परफोरेशन इस जेट परफोरेशन से अगर मैं देखूं सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं, कम रहती है. सिंपल पेनिट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजन. ये मेरा एक मॉडिफिकेशन है एक तरह से. नाइट्रोजन अगर मैं स्टीम में ऐड करूं तो थोड़ा सा और ज्यादा मेरे को क्या पेनिट्रेशन मिल जाता है. हाइड्रोलिक परफोरेटर हो गया सिंपल मेरा हाइड्रोलिक परफोरेटर. मैकेनिकल कटर,
milling tools, simple knives and milling tools have been used to open slots or windows to provide communication between wellbore and the formation. मिलिंग टूल्स जैसे मैंने आपको बताया था वही मिल करते हैं, वैसे ही ड्रिल, जैसे वॉल में ड्रिलिंग करते हैं वैसे ही हम ड्रिल कर देते हैं, मिलिंग टूल्स बोलते हैं उनको, मिल कर देते हैं बेसिकली केसिंग और सीमेंटिक को. मिलिंग एंड ग्रेवल पैकिंग आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर स्टैंड कंट्रोल इन सम एरियाज. ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है. ठीक है, तो ये थी मेरी क्या परफोरेटर, मेरे परफोरेटर या परफोरेटिंग की टाइप्स बोल देते हैं, मैं किस किस टाइप से यूजुअली यूज करता हूँ. ठीक है, तो ये मेरी परफोरेटर टाइप थी. ये हाइड्रोलिक सैंड जेट परफोरेशन दिखाया हुआ है, ये ओरिफिस है, यहां से प्रेशर से आता है. ठीक है, ओके. तो ये मेरी क्या परफोरेटिंग गन और परफोरेशन मेरी खत्म हुई, परफोरेटर्स खत्म हुए. ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है परफोरेशन से. व्हाट इज प्रॉब्लम विद परफोरेशन. ठीक है, ओके, हाँ ये रहा. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या रहती है, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको नोट करना, ये डायग्राम ऐसे कैसे बनाना वो नोट करना, मैं जो जो बोल रहा हूँ. ठीक है, तो मैं जब परफोरेट करता हूँ ना, तो जी यहाँ की डेब्रीज है ना वो आगे जाके यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, फॉर्मेशन ब्लॉकेज इकट्ठी कर देती है. तो ये जो होता है ना, ये तो मेरा जीरो परमेबिलिटी हो गया, जीरो परमेबिलिटी एरिया, जहां पर मेरी वो डेब्रिज क्या क्रश हो गई, एक तरह से क्रशिंग कर देती है फॉर्मेशन को, साइड वाली को, और यहाँ मेरी डेब्रिज. तो ये मेरा हो गया डैमेज और जीरो परमेबिलिटी जोन, इसमें मेरी कोई परमेबिलिटी नहीं है. आगे जहां डेब्रिज है, डैमेज एंड डेब्रिज. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट रखना है. ये मेरा अनडैमेज जोन है, ये मेरी फॉर्मेशन है, ये मेरा वेलबोर है और ये मेरी फॉर्मेशन है. ये मेरा अनडैमेज जोन है और ये मेरा ओपन है. ठीक है, अब मेरी यहां से गई है जेट या बुलेट वगैरह जो भी गया, यहां से जो मेरा एक क्रश जोन रहेगा इसके एक बिल्कुल साथ में, ये वाला जो रहेगा क्रश जोन रहेगा, ये वाला. इसकी परमेबिलिटी भी मेरी, ये भी हाईली डैमेज जोन रहेगा, इसकी परमेबिलिटी मेरी सबसे कम रहेगी, सबसे कम रहेगी. ठीक है, इसके बाद मेरी रहेगी इसकी. ठीक है, लो परमेबिलिटी जोन, इसकी भी इससे आगे एक और, मतलब एक तरह से ट्रांजिशन चल रहा है. ट्रांजिशन कैसे, मेन प्रॉब्लम मेरी इसके साथ यही है कि ये मेरी फॉर्मेशन को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है. इस डायग्राम में ये मेरा बिल्कुल कम परमेबिलिटी जोन है, ये मेरा लो परमेबिलिटी जोन है, और ये मेरा रिड्यूस्ड परमेबिलिटी, यानी कि ठीक है रिड्यूस हो चुकी है. इसके आगे मेरा अनडैमेज जोन ही प्रोड्यूस. इस डायग्राम में बेसिकली परफोरेशन की ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये मेरा डैमेज क्रिएट करती है मेरी किसमें, फॉर्मेशन में. जब मैं परफोरेट करता हूँ ना, परफोरेशन का मेन जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना, वो मेरी डैमेज ही होती है. ठीक है, तो डैमेज इज क्रिएटेड बाय परफोरेशन, दिस इज द प्रॉब्लम विद परफोरेशन. अब मैं अगर इसकी थ्योरी में पढ़ूं, ये लेजर, ये मेरा जो सैंड जेट में मैंने एक स्केप मरवा दिया, लेजर. लेजर बेसिकली मेरा नई टेक्नोलॉजी आई है, वो होता है. ठीक है, तो अभी इसको छोड़ा, अभी हम ये देखते हैं प्रॉब्लम विद परफोरेशन. द मेन प्रॉब्लम इज प्लगिंग आफ्टर द परफोरेशन. चार्ज लाइनर रेजिड्यू स्लग्स एंड मड सॉलिड्स एंड क्रस्ट कॉम्पैक्टेड रॉक पार्टिकल्स. ये वाला पॉइंट. ठीक है, अपनी नोटबुक में वही लिख लेना कि मेरा जो पोर्स है उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है. सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सोल्यूशन, अब उसका अब मैं ब्लॉक तो हो गया, मैं सोल्यूशन क्या निकालूंगा, या तो मैं क्या करता हूँ, वेल स्टिमुलेट करता हूँ, स्टिमुलेट ना करके अगर मैं क्या करता हूँ, बैक सर्च करता हूँ. बैक सर्च होता है मतलब एक तरह से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता हूँ, ताकि जो मेरी ये फॉर्मेशन जो मेरा क्रश हुआ है ना वो खुल जाए. इधर से मैं प्रेशर क्रिएट करता हूँ, एक तरह से इधर ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट, मतलब सर्च, बैक सर्च यानी स्वैब, ड्रिलिंग में स्वैबिंग जैसे पढ़ा होगा, तो वो क्रिएट करता हूँ ताकि मेरी जो एक क्रश फॉर्मेशन है ना वो खुल जाए. या वॉशिंग करता हूँ, इफ अनकंसोलिडेटेड वॉशिंग करता हूँ. परफोरेशन वॉशिंग टूल आता है PWT, वो ये काम करता है. वो क्या करता है, जो मेरा वैसे ही जैसे मेरा परफोरेट कर रहे थे ना हाइड्रोलिक से, उसमें सिंपल हम वाटर मारते हैं और इफ इसके थ्रू हाई प्रेशर से परफोरेशन के अंदर, तो वो एक तरह से धुल जाता है.
या ब्रेक डाउन विद फ्लूइड और एसिड और बॉल सेलर्स। वो जो मेरी स्टिमुलेशन बोला, एसिड से मैं क्या कर दूंगा, स्टिमुलेट कर दूंगा। तो ये मेरी मेन प्रॉब्लम रहती है कि मेरी डैमेज कर देती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मैं अभी तक जो परफोरेशन कर रहा था ना, ओवर बैलेंस में कर रहा था, यानी कि मेरा वेल किल था, मैं गन लेके आ रहा था, किल फ्लूइड था इसके अंदर, किल फ्लूइड, और मैं फायर कर रहा था। ओवर बैलेंस था, ओवर बैलेंस इन द सेंस ये हाइड्रोस्टैटिक हेड और ये मेरा फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन प्रेशर कम था, मेरा हाइड्रोस्टैटिक हेड ज्यादा। इसका एक तरीका निकाला गया कि मेरा डैमेज कम हो। अगर मैं अंडर बैलेंस परफोरेशन करता हूं, यानी कि पहले हेड डिक्रीज कर देता हूं इससे और फिर परफोरेट करता हूं, इससे क्या रहता है, जब मैं परफोरेट करता हूं ना, वैसे ही मेरे को फ्लो मिल जाता है। अगर मैं फिगर में जाऊं तो जैसे ही मैं परफोरेट करूंगा ना, तो मेरे को फ्लो मिल जाएगा, और जो मेरी क्रश है ना, क्रश चीज हुई है एकदम से, जो क्रश हुई है वो तभी खुल जाएगी एकदम से, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा सेट होने के लिए। अंडर बैलेंस का ये फायदा रहता है। ठीक है, तो अंडर बैलेंस देखते हैं। तो दो तरह की परफोरेटिंग टेक्निक रहती है, ओवर बैलेंस टेक्निक जो कि हम पढ़ रहे थे, अंडर बैलेंस टेक्निक यानी कि मेरा वेल क्या एक तरह से बैलेंस में लूज करके अपना जो हाइड्रोस्टैटिक हेड कम करके फॉर्मेशन प्रेशर से उससे फिर करता हूं, ताकि जो मेरी परफोरेशन जो क्रश होगी, परफोरेशन की वजह से जो क्रश होगी वो एकदम से खुल जाएगी। क्यों, मेरा फ्लो आ जाएगा रिजर्वायर से किसमें, वेलबोर में, और मैं फ्लो ऊपर क्या लेना शुरू कर दूंगा। ओवर बैलेंस में बेसिकली मेरी वही डैमेज मेरा ज्यादा रहता है। ये उसी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये अपनी नोटबुक में लिख लो। Formation damage by mud invasion is more likely. Plug perforation due to mud cake formation and due to partial opening during activation. If lower horizon is not productive, have to be cemented and filled in with mud. Pull out tubing a sector to test upper zone. Additional time required to place well on production. यानी कि ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट बता रहा है मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कि परफोरेटर के बाद द्वार से वेल एक्टिवेट जो प्रोसीजर रहता है, वेल एक्टिवेशन प्रोसीजर, वो अपनाने के लिए, वेल एक्टिवेट करने के लिए फिर मेरे को एक्स्ट्रा टाइम। उल्टा अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक हेड कम करके अपना परफोरेट करूं तो मेरा वेल एक्टिवेट साथ के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वही है अंडर बैलेंस वही बोला है मैंने। दिस डेज अंडर बैलेंस परफोरेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू प्रेफर ओवर बैलेंस टेक्निक। ठीक है, The efficiency of well activation by under balance technique is much higher. Efficiency क्यों higher है, क्योंकि जो मेरी क्रश फॉर्मेशन है वो साथ के साथ खुल जा रही है। इन केस खुल जा रही है इन द सेंस ओपन हो जा रही है, मेरे वहां पे इकट्ठा नहीं हो पा रहा, फ्लो मिल जा रहा है। इन केस ऑफ अंडर बैलेंस परफोरेटिंग, द परफोरेटिंग इज डन अंडर रिड्यूस्ड हेड, whereas in over balance casing perforating is done in the mud, in higher head। ठीक है, वही ओवर बैलेंस और अंडर बैलेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके से कर सकता हूं मैं अंडर बैलेंस ड्रिलिंग, थ्रू ट्यूबिंग, वायर लाइन के थ्रू मैं लोअर कर सकता हूं, थ्रू ट्यूबिंग, इसको मैं बोलूंगा ट्यूबिंग कन्वेड परफोरेटिंग या थ्रू ट्यूबिंग परफोरेटिंग। इसके डायग्राम बने हुए हैं, ये देखो, ये है मेरा थ्रू ट्यूबिंग परफोरेटिंग, ये मेरा क्या वायर लाइन के थ्रू मेरी केसिंग बनाई और मैंने क्या कर दिया, परफोरेट कर दिया। मेन चीज ये हाइड्रोस्टैटिक हेड मेरा कम है, अंडर बैलेंस है। ठीक है, दो तरह की रहती है, थ्रू ट्यूबिंग परफोरेटिंग, ट्यूबिंग कन्वेड परफोरेटिंग, यानी ट्यूबिंग के ऊपर ऐसे ट्यूबिंग के साथ फिट करके ट्यूबिंग कन्वेड परफोरेटिंग गन फिट करके और मैं परफोरेट करूँ, यहां से सीधा एक्टिवेशन लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, मैं वायर लाइन के साथ अपनी परफोरेटिंग गन क्या रिट्रीव कर दूंगा, साथ के साथ वेल, बस समझने वाली बात है, साथ के साथ वेल एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ऊपर सब तैयार रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी साथ के साथ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली यही था मेरा क्या परफोरेशन। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले परफोरेटिंग गन, उसके बाद परफोरेटर, और फिर हमने पढ़ा अंडर बैलेंस क्यों करते हैं, हम अंडर बैलेंस परफोरेशन क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई है और सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल थी। अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाना है आपको, परफोरेटिंग गन और परफोरेटर, और उसके बाद आपके जो ये अंडर बैलेंस टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, बस। ठीक है, इतना ही था मेरा इस वीडियो में। ठीक है,
तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। तो मेरी परफोरेशन क्या हुई, खत्म हुई इस वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।